नमस्कार। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर प्रखर क्रांतिकारी और कोमल हृदय के कवि, कट्टर हिंदुत्ववादी और धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक क्रांतिकारी और राजकीय नेता, ऐसा अनोखा संगम सावरकर जी के व्यक्तित्व में था। राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी की 138वीं जयंती हम मना रहे हैं। इसलिए सावरकर स्मारक की ओर से आयोजित स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना महामारी इस वर्ष भी त्राही मचाए हुए है, इसलिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे के मंत्र को हम भी मान रहे हैं। इस वर्ष का राष्ट्र के स्वतंत्रता समर में बड़ा ही महत्व है। 2 मई 1921 को स्वातंत्र्यवीर सावरकर और उनके बड़े भाई क्रांतिवीर गणेश दामोदर सावरकर जी को अंग्रेजों ने काला पानी से मुक्ति दे दी। उसके बाद 16 वर्ष तक सावरकर जी अंग्रेजों के बंधक बने रहे। 3 वर्ष का कारावास और 13 वर्ष रत्नागिरी में स्थलबद्ध था। लेकिन इन 16 वर्षों में सावरकर जी ने जो कार्य किया वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम काला पानी मुक्ति शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। वीर सावरकर दृष्टा साहित्यकार थे। उन्होंने लगभग 12,000 पंक्तियों के काव्य की रचना की। स्वतंत्रता को देवता मानकर एकमात्र स्तोत्र लिखने वाले हैं वीर सावरकर। महापराक्रमी छत्रपति शिवाजी महाराज की आरती लिखने वाले हैं वीर सावरकर और उर्दू में प्यार की गजल लिखने वाले भी हैं वीर सावरकर। लेकिन उनका प्यार था अपना देश, अपनी मातृभूमि। जब मृत्यु सामने खड़ी थी तो अपनी ही कविता से आत्मबल जुटाने वाले थे वीर सावरकर। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोष्य एव च। यह भगवान की वीरवाणी वीर विनायक की प्रतिभा से मृत्युंजय मंत्र बनकर प्रकट हुई। अनादिमय अनंतमय अवध्यमय भला, मार सके कौन रिपु भुवन में पला। अनादि में अनंत में अवध्य में भला, अनादि में अनंत में अवध्य में भला, मार सके कौन अरि भुवन में पला। अनादि में अनंत में अवध्य में भला, अनादि में अनंत में अवध्य में भला, मार सके कौन अरि भुवन में पला। अनादि में अनंत में अवध्य में भला, अनादि में। गमन करूं हठ पूर्वक धर्म हेतु मैं, गमन करूं हठ पूर्वक धर्म हेतु मैं। मृत्यु को चुनौती देत खड़ा समर में, मृत्यु को चुनौती देत खड़ा समर में। अग्नि से अदग्ध मैं अभेद्य खड्ग से, अग्नि से अदग्ध मैं अभेद्य खड्ग से। भाग चला भीरु मृत्यु डरत मुझी से, भाग चला भीरु मृत्यु डरत मुझी से। भ्रमित रिपु ने साथ उसे, भ्रमित रिपु साथ उसे। मृत्यु भय से ही मुझे डराने चला,
अवध्य में भला नादि में। शेर पंजर में डाल दो मुझे, हिंस्र शेर पंजर में डाल दो मुझे। नम्र दास बन मेरे चरण छुएगा, चरण छुएगा। लहलहती ज्वाला में फेंक दो मुझे, लहलहती ज्वाला में फेंक दो मुझे। अग्नि हटत बनत शीत पाओगे प्रभा, पाओगे प्रभा। ला अपनी तोपे ला सैन्य जूझता, यंत्र तंत्र शस्त्र अस्त्र आग उगलता। हलाहल को शिव जैसे, हलाहल को शिव जैसे नष्ट करूं वैसे मैं तुम्हें निगलता। नादि में अनंत में अवध्य में भला, नादि में अनंत में अवध्य में भला। मार सके कौन, मार सके कौन अरि भुवन में पला। नादि में अनंत में अवध्य में भला, नादि में अनंत में अनादि में अनंत में अनादि में। वीर सावरकर जी के विचारों का प्रसार और प्रचार करने वाली स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक देश की एक अग्रणी संस्था है। हमारी युवा पीढ़ी शारीरिक और मानसिक दृष्टया सक्षम हो, ये सावरकर जी का मानना था और इसीलिए सावरकर स्मारक में बच्चों युवाओं के लिए कई उपक्रम चलाए जाते हैं। देखते हैं उसकी एक झांकी। महाराष्ट्र के मुरबाड में स्थित महाराष्ट्र मिलिट्री स्कूल के संचालक और स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्याध्यक्ष सम्माननीय श्री रंजीत सावरकर जी को मैं विनती करती हूँ
कि वह अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्कार। स्वतंत्रवीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य आयोजित इस समारोह में हमसे ऑनलाइन माध्यम से जो आप सभी जुड़ चुके हो, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे जो विशेष अतिथि आज जो आए हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक का प्रमुख उद्देश्य है स्वतंत्रवीर सावरकर की विचारधारा को प्रचार करना, उसका और विशेषतः युवाओं में उसका प्रचार करना, क्योंकि इसी विचारों पर आगे चलकर युवा पीढ़ी स्वतंत्रवीर सावरकर जी के जो उन्हें अपेक्षित जो भारत था, समर्थ और समृद्ध भारत निर्मिति का उनका जो ध्येय था, वो पूरा हो सके। इस साल स्वतंत्रवीर सावरकर जी की अंडमान से मुक्ति होने को 100 साल का कालावधि पूरा हुआ है। उसके बाद उन्हें जेल से तो नहीं छोड़ा गया, भारत में भी उन्हें 3 साल तक आगे जेल में रखा गया और उसके बाद 13 साल तक उन्हें रत्नागिरी में बंदी बना के रखा गया, मगर उनके अंडमान पर्व की समाप्ति हुई। और इसीलिए एक हम लोग ये साल भर ये है उनका जो भारत वापस लौट आना और उसके बाद जो उनके कार्य हुए, उसका प्रचार करने के लिए हम लोग विविध कार्यक्रम ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो कालखंड है, ये एक अत्यंत विशेष काल है, क्योंकि स्वयं क्रांतिकारी सावरकर का रूपांतर इस कालखंड में एक समाज क्रांतिकारी में हुआ। आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रवीर सावरकर को 1924 में छोड़ने के बाद आगे 13 साल तक उन्हें राजनीति में भाग लेने की पाबंदी थी। तो सावरकर जी ने कहा, मुझे जो कुछ संभव है वो काम मैं देश के लिए करूँगा। और तब उन्होंने देखा देश की परिस्थिति, 1921 में जब वो भारत में आए तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की मांग उठ चुकी थी। 1883 में सर सैयद अहमद ने 2 नेशन थ्योरी जो पहले बार देश के सामने रखी थी, उसी मार्ग पर चलते हुए मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की जो मांग थी वो प्रकट होने लगी थी। और 1920 में एक ऐसी घटना हुई जिसमें महात्मा गांधी ने पाकिस्तान की निर्मित को अपना आशीर्वाद दिया था। 1920 में गांधी जी का खिलाफत आंदोलन शुरू था। आंदोलन तो मुसलमानों का था, तुर्कस्तान के खिलाफ खलीफा को पुनः प्रस्तावित करने के लिए। अब ये खलीफा तुर्कस्तान का, उसे निकालने वाली जनता तुर्कस्तान की, उसके जगह जो राष्ट्रपति बना वहाँ का केमाल पाशा वो तुर्कस्तान का, इसमें भारत का कोई संबंध नहीं था। मगर भारतीय मुसलमानों ने, जिसका देश से कोई संबंध नहीं है, ऐसा एक आंदोलन शुरू करते हुए एक धार्मिक विभाजन की एक प्रक्रिया यहाँ पे जो शुरू की, उसके आगे की कड़ी में मौलाना अब्दुल बारी ने मई जून का समय होगा 1920 का, ये घोषित किया है कि भारत ये इस्लाम के लिए अपवित्र देश है, क्योंकि यहाँ की ब्रिटिश सत्ता इस्लाम को कोई प्रतिष्ठा नहीं देती। इसलिए उन्होंने कहा कि हम दारुल इस्लाम यानी अफ़गानिस्तान में स्थलांतर करें। और करीबन 18,000 मुसलमान यहाँ से अफ़गानिस्तान गए। उनके आगे क्या हाल हुए वो तो सबको पता है। मगर गांधी जी उस समय इस आंदोलन के प्रमुख थे। इसका उन्होंने विरोध करना चाहिए था, क्योंकि भारत में धर्माधिष्ठित राज्य की कल्पना किसी इस्लाम धर्म के या हिंदू धर्म किसी भी, हम लोग ये सोचते हैं कि स्वतंत्रवीर सावरकर भी यही सोचते थे कि राष्ट्र ये सबके लिए है, धर्म ये व्यक्तिगत बात है, ये अपने हमारे घर में रहना चाहिए। तो किसी एक धर्म को प्रस्तावित करने वाले राष्ट्र की जो कल्पना थी, जो दारुल इस्लाम में है, उसका समर्थन गांधी ने तब किया। और उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने ताकि ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए जिस देश में उन्हें सम्मान ना मिले। वो अफ़गानिस्तान जा रहे वो अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि यही मौका था कि जहाँ से पाकिस्तान की निर्मित की प्रक्रिया शुरू हुई। सावरकर तो जेल में थे, भारत आ चुके थे, तो उन्होंने यहाँ देखा कि मुसलमान तो इकट्ठा हो रहे हैं मगर हिंदू ये विभाजित है। क्योंकि 1922 21-22 के बाद अभी 2 लक्ष्य हो गए थे। एक तो ब्रिटिशों से स्वतंत्रता प्राप्त करना और दूसरा था कि ये भारत अखंड रखना या पाकिस्तान निर्मित होने ना देना। तो इन 2 लक्ष्यों पर अगर काम करना है तो हिंदू समाज जो यहाँ का बहुसंख्य समाज है उसे इकट्ठा रखना एक बहुत आवश्यक बात थी। और अपने इसी हिंदू संगठन कार्य को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने 1923 में रत्नागिरी जेल में हिंदुत्व ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने हिंदू कौन इसकी एक व्याख्या बनाई है, जिस व्याख्या का आधार राष्ट्रीयत्व है, कोई पूजा पद्धति नहीं है। उनका कहना था कि इस देश में जन्मा हुआ हर व्यक्ति जिसके
पूर्वज इस देश से है और जो इस देश को पुण्य भूमि मानता है, पवित्र भूमि मानता है, वो हर कोई व्यक्ति हिंदू है। तो इसमें भारत में जन्मे सभी धर्मों के व्यक्ति या कोई सावरकर स्वतः ईश्वर को नहीं मानते थे धार्मिक दृष्टि से, तो ऐसे भी व्यक्ति जो देवों को नहीं मानता है, जो किसी को नहीं मानता है, वो भी हिंदू हो सकता है, क्योंकि उसके लिए भारत सबसे पवित्र है। वो भारत के लिए सर्वोच्च त्याग करने के लिए तैयार है। तो जो पुण्यभूमि और पितृभूमि जो मानता है वो हिंदू। और मुझे लगता है कि आज जो भी हिंदुत्ववादी शक्तियाँ आज सामर्थ्य से खड़ी है, उनके पीछे वीर सावरकर का यही हिंदुत्व है और यही हिंदुत्व हमारे लिए उनकी एक देन है। परंतु केवल हिंदुत्व की व्याख्या करना यह पर्याप्त नहीं था। हिंदुओं को इकट्ठा लाने के लिए और भी अड़चनें थी और उसमें सबसे बड़ी अड़चन थी जाति व्यवस्था और छुआछूत। छुआछूत के विरुद्ध तो सभी नेता थे, महात्मा गांधी भी थे, काफ़ी लोग थे, मगर छुआछूत ये एक विषैले वृक्ष का फल है और अगर इसे नष्ट करना है तो हमें विषय वृक्ष की जड़ें काटनी पड़ेगी। ये कहने वाला एक ही व्यक्ति था, वो वीर सावरकर। उनका कहना था कि हमारी जाति व्यवस्था जो है, जो जाति प्रथा है, वो ये इस विषैले वृक्ष की जड़ें है और जब तक हम इसे काटते नहीं है तब तक हिंदू संगठित नहीं होगा। क्योंकि हिंदू तब तक हजारों जातियों में छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका था। कोई किसी के साथ खाना नहीं खाता था, ना आपस में शादियाँ होती थी, ना कोई मतलब छुआछूत तो और आगे की बात है। तो उन्होंने यहाँ 13 साल तक काम किया, मगर मुझे लगता है कि आज छुआछूत तो ख़त्म हो गई है। आज हम लोग छुआछूत नहीं मानते और मुझे लगता है सामान्य आदमी भी आज जाति भेद इतना नहीं मानता है। मगर ये जाति प्रथा आज बहुत ही अनिष्ट रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि तब जाति प्रथा का आधार था धर्म या मनुस्मृति या वो स्मृति। आज तो सब वो बाजू हट चुके हैं। आज कोई वो स्मृति मानता नहीं है और जाति भेद भी नहीं मानता उस आधार पर। मगर आज जाति भेद को एक नया आधार बन गया है, वो है राजनीतिक आधार। अपनी सत्ता कायम करने के लिए राजनीतिक पक्ष, सभी पक्ष और सभी जातियाँ, मैं किसी को अलग को नहीं करना चाहता हूँ, सभी पक्ष और सभी जातियाँ अपना सत्ता पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जाति प्रथा कायम रखना चाहती है और समाज में वो विद्वेष फैलाते रहती है। तो मुझे लगता है कि ये क्षणिक सत्ता स्वार्थ जो है, ये अंतिमतः देश हित के विरुद्ध है। मगर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आज भी हमारी परिस्थिति 1921 में थी वैसी है, कई मामलों में तो उससे ज़्यादा खराब हो चुकी है। चीन और पाकिस्तान ये बाहर से तो हम पे आक्रमण नहीं कर सकते, इसलिए गजवाए हिंद की उनकी जो पाकिस्तान की योजना है कि ब्लीड हिंदुस्तान बाय 1000 कट्स, हम पर हजारों वार करें और धीरे धीरे हमारा रक्त चूसते चूसते एक देश हम मर जाए। चीन गलवान घाटी में जो काम किया वो तो सीधे सीधे हम पे आक्रमण नहीं कर सकता। अभी कोरोना का भी एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। नक्सली कार्रवाई उनके आशीर्वाद से शुरू है और भारत में जो भी आंदोलन हो रहे हैं उनको पाकिस्तान और चीन का समर्थन है। तो अगर हमें इससे बचना है, इन संकटों से बचना है और एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र के रूप में सामने आना है, तो हमें वीर सावरकर की जो विचार है उस पर अमल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा उनका जो विचार है हिंदू संगठन का, उस पर अमल करते हुए हम जाति पाति को त्याग दें और एक हिंदू जाति बनकर सामने आए, तो ही हमें भविष्य है, हमारे बच्चों को भविष्य है। यही हमने याद रखना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। देश की रक्षा के लिए सक्षम सैन्य बल हो और जिनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार हो, यह सावरकर जी का विचार था। उनके उसी मंत्र को हजारों हिंदू युवाओं ने आत्मसात किया और आजाद हिंद फौज को प्रशिक्षित सैन्य शक्ति मिली। वीर सावरकर जी हर गांव, हर शहर, हर सड़क पर युवाओं की उस टोली को देखना चाहते थे जिनके हाथों में बंदूक हो और जिनकी कदम ताल से निकली ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो। उनके विचार के अनुसार देश में सैनिक शिक्षा अनिवार्य तो होनी ही चाहिए, लेकिन देश के हर नागरिक को एक सैनिक की भांति अपना कर्तव्य भी निभाना चाहिए। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक उसी प्रेरणा से अविरत कार्य कर रहा है। स्वतंत्र वीर सावरकर ने अष्टभुजा देवी के समक्ष एक शपथ ली थी, मारिता मारिता मरे तो जुंजेन, अर्थात मारते मारते अंत तक लड़ूंगा। यह शौर्य था जिसकी शपथ स्वतंत्र वीर ने माता अष्टभुजा के समक्ष ली थी।
1857 के समर को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित करने का कार्य स्वातंत्र्य वीर का पराक्रम था। अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए विचार और कर्म को शस्त्र का साथ चाहिए। इसे पहचान कर बम बनाने की शिक्षा लेना और देश में पहली बार उसकी पुस्तिका भारत के क्रांतिकारियों को उपलब्ध कराना स्वातंत्र्य वीर की वीरता थी। भारत की स्वतंत्रता क्रांति के प्रणेता स्वातंत्र्य वीर सावरकर के इन महान विचारों से उत्पन्न हुआ स्वातंत्र्य वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक अपने कार्यों में शौर्य, पराक्रम और वीरता को अपने आदर्शों में समाहित करके आगे बढ़ रहा है। इस आदर्श का स्वतंत्रता के पश्चात सम्मान करना अर्थात शौर्य का सम्मान करना है। अतः 1989 में शौर्य पुरस्कार की शुरुआत की गई, जिसमें देश की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वीरों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसमें पहला पुरस्कार परमवीर चक्र विजेता नायब सूबेदार बाणा सिंह को प्रदान किया गया। इसके पश्चात अशोक चक्र विजेता श्रीमती साधना पवार, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, वीर बाहु तुकाराम ओंबले जैसे 25 नाम हैं जिन्हें स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक द्वारा दिए जाने वाले शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और यह क्रम प्रतिवर्ष भारत के एक सपूत के सम्मान के साथ आगे बढ़ रहा है। हुतात्मा कर्नल बी संतोष बाबू को स्वतंत्र वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई यह नारा सावरकर जी को कभी मान्य नहीं था। तिब्बत एक बफर स्टेट है, उसे मत गवाना, यह सावरकर जी के विचार को स्वतंत्र भारत की सरकार ने नहीं माना और हमने तिब्बत गवा दिया और इसी कारण चीन आज हम पर रौब जमा रहा है। 1955 से ही चीन ने हिंदुस्तान की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए। उन्होंने सड़कें बनवाई। उसके बारे में भी सावरकर स्वतंत्र भारत की सरकार को आगाह करते रहे, लेकिन सरकार ने नहीं माना, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और हमने लद्दाख का बहुत बड़ा भूभाग गवा दिया। और इसी की परिणति है जून 2020 में गलवान घाटी में हुई घटना। देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता। इस संघर्ष के बारे में हमें बताने के लिए ब्रिगेडियर हेमंत महाजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी, सावरकर स्मारक की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको विनती करती हूँ कि आप इस संघर्ष के बारे में हमें बताएं। जय हिंद। लद्दाख ये काफी साल से एक युद्ध भूमि रही हुई है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब जो पाकिस्तानी रेडर्स थे उनका लद्दाख को भी लेने का इरादा था। तो इस समय तब जो सेनानी थे जनरल थिमैया, वो लेह में पहुंच गए क्योंकि वो मिशन बहुत डेंजरस था। ये ब्रेव सोल्जर्स थे। इन्फेंट्री बटालियन कर्नल परब की लीड की हुई एक बटालियन वाया जोजिला से आई, एक खरदुंगला से आई और उन्होंने लद्दाख को पाकिस्तान के हाथ में जाने में बचा लिया। इसके बाद दूसरी लड़ाई जो लद्दाख में हुई वो हुई अर्थात 1962 के वॉर में, जब ब्रिगेडियर रैना जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, उनकी ब्रिगेड चुशुल में तैनात थी और वहां पे कुमाऊं के एक कंपनी ने चाइनीज का जो एडवांस हो रहा था चुशुल की तरफ, उसे रेजांगला में रोका और वहां पे महापराक्रम किया। और रेजांगला की जो लड़ाई है ये एक बहुत प्रसिद्ध लड़ाई है, जहां पे कंपनी कमांडर जो मेजर शैतान सिंह थे कुमाऊं के, उनको परमवीर चक्र से उनका गौरव किया गया। उसके बाद जब तक सवाल चाइना का है, 1967 में सिक्किम के चोला या नथुला के एरिया में चाइना के साथ एक क्लैश हुआ। चाइना ने वहां पे इंकर्जन किया, लेकिन वहां पे हमारे एक बहुत ही आक्रामक सेनानी थे कि जो वहां का जो फॉर्मेशन है उनके चीफ थे
जनरल सगत सिंह, उन्होंने वहाँ की बटालियंस को बोला कि बिल्कुल नहीं, हम उनको यहाँ से निकाल देंगे। और 2 ग्रेनेडियर्स, जैकरिफ वगैरह बटालियंस थी यहाँ पे जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मारा है और जिसकी कीमत हमें 70 सैनिकों का बलिदान से देनी पड़ी। 3-4 साल पहले डोकलाम में क्या हुआ था, ये अभी एक लेटेस्ट इवेंट है। तब भी इंडियन आर्मी वहाँ पे डट के रही और डोकलाम से चाइना को वापस जाना पड़ा। और अभी की कार्रवाई शुरू हुई है, ये 5 मई 2020 को कार्रवाई शुरू हुई, जब चाइना ने जो पैंडेमिक चाइनीज वायरस का या कोरोना का या कोविड-19 का पूरी दुनिया में चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए लद्दाख के अंदर 4 जगह के ऊपर इंट्रूजन किया। इस समय 16 बिहार की पलटन ये लद्दाख में थी। इसे कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -25, -30 होता है। यहाँ पे हाइट 11,000 फीट से लेकर 14, 15, 16,000 फीट इतनी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी है। ये बिल्कुल बैरन एरिया है, बहुत ठंडा है। वहाँ पे जो हवा है, विंड है, ये बहुत तेजी से बहता है और जिसे बोला जाता है विंड चिल फैक्टर, ये भी बहुत ज़्यादा है। रात को हमेशा सब जीरो टेम्परेचर होता है। यहाँ पे सोल्जर्स का लड़ना बिल्कुल ही डिफिकल्ट है। इतना ही नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए एक्लिमेटाइजेशन करना ज़रूरी है। अगर आप 13,000 फीट के ऊपर जाना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 21 दिन का एक्लिमेटाइजेशन आपके बॉडी को करना पड़ता है। उसके बाद आगे की जो हाइट है वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये एक भाग हो गया। यहाँ की जो पहाड़ियाँ है, ये पहाड़ियाँ बिल्कुल सख्त है, बिल्कुल बैरन है, काफ़ी चढ़ने के लिए डिफ़िकल्ट है। अगर आप वहाँ पे चढ़ना चाहोगे तो आपका जो स्पीड है ये बहुत ही कम हो जाता है। जो बैटल लोड्स सोल्जर लेके चढ़ते हैं वो भी यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। तो एक तो पहले है ट्रांसपोर्ट व्हीकल से ये सामान आप लाते हो, उसके बाद खच्चर यानी कि म्यूल्स का इस्तेमाल करते हुए जहाँ पे सोल्जर्स डिप्लॉयड है उनके बेस तक लिया जाता है। उसके बाद पोर्टर्स या खुद जो सैनिक है अपने पीठ के ऊपर सामान लेके वो ऊपर अब जहाँ पर वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं वहाँ पे ले जाते हैं। तो ये मैं सब आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि इससे आप यहाँ पे जो लड़ने की जो डिफिकल्टी है इसके बारे में आप समझ जाएंगे। यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि सोल्जर्स अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि चाइनीज ने हमें ऑलमोस्ट एक कुछ एग्रीमेंट्स के ऊपर हमारे साथ साइन किया गया, जिसे पीस और ट्रंक्विलिटी एग्रीमेंट बोलते हैं, जिससे हम इस इलाके में ना हमारे बंकर्स बना पाते हैं, ना हथियार जो एक फौज के पास होते हैं यानी कि राइफल है, लाइट मशीन गन है, रंगाड़े है, तोहफे है, ये इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो सकता। तो ये एक डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है जिसे सोल्जर को फाइट करना पड़ता है। जो आधुनिक तंत्रज्ञान है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे करना बड़ा मुश्किल है। टैंक का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड है, तोहफे तो मिल जाती है लेकिन उनका भी इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। यानी कि आपके पास मिसाइल्स है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन इसका यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी बातें होती है वो मिलिट्री सीक्रेसी के कारण खुल्लम खुला बोली नहीं जाती, और इसीलिए जो महावीर चक्र कर्नल बाबू को मिला था, उन्होंने जो ब्रेवरी दिखाई थी उससे कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना इसमें काफ़ी सारी डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी है। लेकिन एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि 1967 में जो चोला या नाथुला इंसिडेंस हुआ था, इसके बाद पहली बार, मैं रिपीट करता हूँ, पहली बार इंडियन आर्मी के किसी अधिकारी या सोल्जर को चाइनीज के खिलाफ लड़ते हुए एक इतना बड़ा गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। तो इसका महत्व क्या है ये आप समझ सकते हैं। और ये समझ में आपको ये भी आना चाहिए कि इस गलवान की लड़ाई में जब पहली बार
चाइना ने अपने सोल्जर्स की जान गंवाई है और ये माना जाता है 70 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए हैं। तो ये मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये दिखाने के लिए कि ये जो गलवान की लड़ाई थी उसका महत्व क्या था। कर्नल बाबू और जो 16 बिहार के शूर जवान थे जिनको मदद बाकी भी कुछ घातक प्लाटून उस इलाके में थे उनकी भी हुई थी, उनकी शूरता को डिस्क्राइब करने के लिए मैं ये सब आपको बताना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि ये लड़ाई खत्म होने के बाद जब जो नतीजा सामने आया है वो ये है कि बाद में चाइनीज जो गलवान में जो पीछे जाने थे, गलवान वैली में, वहाँ से वो पीछे गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो चाइनीज जनरल जिन्होंने ये लड़ाई प्लान की थी उनको इस लड़ाई के बाद सैक किया गया, उनको बरतरफ किया गया। यानी कि चाइनीज ने सोचा था कि इंडियन आर्मी को वो साइकोलॉजिकली हरा देंगे, तो ये नहीं हुआ, बल्कि शॉक जो है वो चाइनीज आर्मी को लगा, क्योंकि इसके पहले साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या अपप्रचार युद्ध या दुष्प्रचार युद्ध या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए चाइनीज आर्मी ये जो इंडियन सोल्जर्स वहां पे थे उनको डराने की कोशिश करते थे, लेकिन इससे हमारे सोल्जर्स दबे नहीं थे। फिर भी उन्होंने चाइनीज का मुकाबला किया, चाइनीज को शॉक दिया। ये दर्शाता है कि इस लड़ाई का क्या महत्व है। ये चाइनीज के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ी थप्पड़ थी। जय हिंद। गलवान घाटी में हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उसी बिहार रेजिमेंट के एक योद्धा इस समारोह में हमारे साथ आज जुड़े हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार बख्शी जी। बख्शी जी, इस समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1975 में आपको बिहार रेजिमेंट में कमीशन मिला। सेना मुख्यालय में कई योजनाओं में आपने सह योजनाकार के रूप में काम किया। सम्माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी और सम्माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आप सैन्य सचिव रहे। 13 मार्च 2013 को आपने कुलीन वज्र कोर की कमान संभाली। आपके सराहनीय सेवा के लिए सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से आपको सम्मानित किया गया है। मैं आपको विनती करती हूँ कि आप हमें बिहार रेजिमेंट और हुतात्मा कर्नल संतोष बाबू के बारे में बताएं। Good evening, ladies and gentlemen. It is indeed inspiring and encouraging to attend this program of Swatantra Veer Savarkar Rashtriya Smarak, which does human social service in education, sports, and even remembers the martyrdom of brave sons of India, celebrates them and honors them. On behalf of the Bihar Regiment, I thank the Smarak for remembering the martyrdom of Colonel Santosh Babu, who was from 16th Battalion of the Bihar Regiment, and for felicitating Mrs. Santosh Babu on this occasion. A word about the Bihar Regiment. The earliest formal raising of the All Bihar Regiment can be credited to Robert Clive when he visited Patna, and he raised 3rd Sepoy Battalion of the Bengal Native Infantry. The troops were from Bhojpur. Subsequently, 18 All Bihar battalions were raised as part of the Bengal Native Infantry between 1764 and 1825. It is ironical that the British employed the Bihar soldiers for consolidation of their power in East India. And it is also ironical that down the history, the freedom struggle, the first salvo was fired by Mangal Pandey of the 34th Battalion of Bengal Native Infantry. It was an all Bihar battalion. One by one, all the battalions mutinied
The damage was so much that the British disbanded all the battalions and started raising new battalions. This time there was no recruitment from Bihar, and they dubbed the Bihar soldier as non-martial in complete ingratitude for what they had done, or what the Bihar soldier had done for them when they were consolidating themselves in the initial stages in East India. That notwithstanding, 90 years later, 90 years after 1857, Second World War, the British were against the wall. They needed more of infantry battalions, so they started raising more in India. And now they again came to those Bihari soldiers and raised first Bihar at Danapur in 1941. Danapur is in Patna. This battalion, on raising, went to the Burma campaign and did exceedingly well, getting the battle honors of Haka and Gango. In 42, Bihar was raised, and subsequently in 60s, 70s and 80s, more battalions were raised, and now we have 20 infantry battalions, 4 Rashtra Rifle battalions, they are permanently deployed in Kashmir, and 2 territorial army battalions. The troops of our regiment are from Bihar, Jharkhand, MP, and Odisha. The tribals, that is the Adivasis of Jharkhand and Madhya Pradesh, they form 50% of our regiment. The recent history has been that we have participated in all the battles, all the wars which have taken place after independence, even small ones like liberation of Hyderabad and Goa, right up to the Galwan operations. In 1971 war, 6 Bihar was the first battalion to enter Dhaka. 10 Bihar got the theatre honor of Akhoda. 7 and 8 battalion did exceedingly well and got 1 Veer Chakra each. 11 Bihar operated with Navy and landed at Cox's Bazar. More battalions were on the Western Front against Pakistan. The regiment has actively participated in the CI operations, the counterinsurgency operations in the Northeast, and the anti-terrorist operations in Punjab and in J&K. The regiment has also acquitted itself very well in Sri Lanka. 5 Bihar was the first battalion to be inducted in Siachen Glacier, and the leader was awarded the Kirti Chakra. In J&K, 12 Bihar did a wonderful operation called Operation Birsa Munda in the Gulmarg sector, and they were awarded 1 Mahavir Chakra, 1 Veer Chakra and 3 Seda medals. In fact, when I am speaking from is Gurjinder Vihar, named, this is in Greater Noida, and this is named after Major Gurjinder, who was from 12 Bihar in this operation and was awarded the Mahavir Chakra. The regiment has acquitted itself well in the UN missions. 1 battalion had been to Somalia and 4 have been to Congo. The 5th one is going next year. So internationally, they have acquitted themselves very well when they were in UN missions. Sports. In fact, hockey, swimming, aquatics, athletics, and archery are our strong points. Havaldar Shivnath Singh is an Arjun Award winner. He's in cross country. Subedar Major Dung is the Dhyan Chand awardee. We have Naib Subedar Manohar Topno in hockey, who was an Olympian in 1984, and in 1985 he captained the Indian team for Azlan Cup and won it, Azlan Shah Cup. Havaldar Justin Kerketa has been a World Cup
hockey player, and so also Sushil Tokno. Havaldar Gurcharan Basera has been an archer in South Asian Games. So there is a rich haul of medals in this sector. As far as the gallantry awards are concerned, the regiment claims 3 Ashok Chakras post-independence. I'm not counting the pre-independence one. Pre-independence are Medal of the British Empire 2, Order of the British Empire 4, and Military Cross 10. But in post-independence, Ashok Chakra 3, this is equivalent to the Paramveer Chakra in non-warlike situation. Mahavir Chakra 3, Kirti Chakra 12, Veer Chakra 17, and Shaurya Chakra 46. This is tally up to 2016. Colonel Santosh Babu, Mahavir Chakra, posthumous. Born on 13 February 1983, he attained martyrdom on 15th June 2020 at the age of 37 years and with just 16 years of service. Colonel Babu did his schooling from Sainik School, Korakunda. He passed out of the National Defence Academy, Khadakwasla, and was commissioned into 16 Bihar on 10th December 2004. He was an instructor in the National Defence Academy. He was the operations officer of an infantry battalion, which is a very prestigious appointment for a young officer. He passed the Defence Services Staff College examination and attended the course. He also attended the Senior Command course. So you see, he had a sterling profile with a very promising career ahead. But God had something else in store. He gave him a higher pedestal and he attained martyrdom. And we say that martyrdom is the best way for a soldier to attain moksha. Colonel Babu took over command of 16 Bihar just 7 months before his martyrdom. He was very confident and a very professional soldier. He was tasked to establish an observation post in face of the enemy. Despite overwhelming number of the Chinese and a very aggressive and violent behavior, he stood his ground. He fought with them. He questioned them, and he continued to do his task. Even when he was grievously hurt, he stood his ground, motivated others, and taught Chinese a lesson. And he fought till he breathed his last. Colonel Santosh was meant that way. Even before, as a major, he did a wonderful operation in Tangdhar in Jammu and Kashmir and was awarded the Chief of Army Staff citation for gallantry. I can assure you that this sacrifice of Colonel Babu has given us a resounding lesson to the Chinese. After 1967 Nathula incident, where they had to eat a humble pie, this is the first incident now where in a localized conflict, Chinese have been humiliated. I remember Colonel Babu as a very quiet, always smiling, thorough gentleman, full of confidence, but in all humility. He is remembered by us very fondly for his professionalism and for his excellence in behavior. My heart goes out to Mrs. Santosh Babu, daughter Abhija, and son Anirudh.
my special salute to the parents of Colonel Santosh Babu, because the whole family has endured this loss of Colonel Babu as his duty towards the nation, and they are proud of it. And so are we of the Bihar Regiment. I thank the Smarak once again to remember, celebrate, and honor the martyrdom of Colonel Santosh Babu. Jai Hind. वर्ष 2020 में कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वहां के बिंदु P16 पर भारत ने पुल का निर्माण किया था। यहां से आगे बढ़ते हुए देरबुक, शयाक और दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर 255 किलोमीटर की सड़क भारत ने बना ली थी। चीन की आंखों में भारत का यह संसाधन विकास चुभ रहा था। 15 जून की शाम जब भारतीय सेना को पता चला कि गलवान घाटी में चीन ने पोस्ट छोड़ने के बजाय वहां तंबू खड़े कर लिए हैं, तो भारतीय सेना के वीर जवानों ने उसे उखाड़ फेंका। इससे गुस्साए चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही कर्नल बी संतोष बाबू 30 सैनिकों को लेकर वहां के लिए रवाना हो गए थे। संतोष बाबू की चीनी अधिकारियों से बातचीत चल ही रही थी कि अचानक चीनी सेना ने बिना किसी अग्रिम सूचना के उन पर हमला कर दिया। यह भारत चीन के बीच हुए समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी था। लेकिन उस समय चीन का षड्यंत्र था भारतीय सेना का हौसला तोड़ना। इसके लिए पहले से ही तैयार बैठे चीनी सैनिकों ने पत्थर, डंडे, कील लगी लोहे की छड़ों से हमला बोल दिया। वे यह भी भूल गए थे कि वह भारतीय सेना से लड़ रहे हैं। घायल हुए कर्नल बाबू के नेतृत्व में भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों के हथियार छीनकर उन्हीं पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। यह संघर्ष रात में हो रहा था, इसलिए अंदाजा नहीं लग पा रहा था, परंतु भारत के सपूत पूरी वीरता से लड़े। यह संघर्ष भारतीय जवानों के शौर्य, धैर्य और हिम्मत की थी। शत्रु के सामने जाकर टक्कर लेने वाले कर्नल संतोष बाबू के पराक्रमी नेतृत्व की थी। इस संघर्ष में कर्नल संतोष बाबू के दल को सहयोगी बटालियनों से भी सहायता प्राप्त हुई, परंतु भारतीय सैनिक 100 से 150 थे और चीनी सैनिकों की संख्या 600 से 700 के बीच। 16 जून की सुबह होने तक भारतीय सेना ने 70 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इस संघर्ष में सीमा की रक्षा करते हुए भारतीय थल सेना के 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू के साथ 20 योद्धाओं ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान कर दिया। कर्नल बी संतोष बाबू एक निडर राष्ट्र रक्षा के लिए प्रतिबद्ध अधिकारी थे। अतुलनीय पराक्रम के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल बी संतोष बाबू ने जिस अदम्य साहस, अद्भुत शौर्य और राष्ट्र निष्ठा का प्रदर्शन उन क्षणों में किया, वह सदियों तक वीर गाथा के रूप में भारत भूमि को गुंजित करता रहेगा। स्वतंत्र वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार से कर्नल बी संतोष बाबू को सम्मानित करना स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के लिए भी अत्यधिक गौरव का क्षण है। अब इस समारोह का गरिमाई क्षण आ गया है। इसके लिए वीर पत्नी संतोषी संतोष बाबू को मैं विनती करती हूँ कि वे हुतात्मा कर्नल संतोष बाबू को दिए जा रहे 2021 के स्वतंत्र वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार का स्वीकार करें। इस पुरस्कार में स्मृति चिन्ह, वीर सावरकर जी की प्रतिमा, सम्मान पत्र और 1,01,001 रुपए की राशि है। हुतात्मा कर्नल संतोष बाबू की वीरगति राष्ट्र में सदैव प्रेरणा रहेगी, राष्ट्र प्रेम, साहस और शौर्य की। वीरपति संतोषी संतोष बाबू को मैं विनती करती हूँ कि वे अपने विचार प्रकट करें।
Namaskar, my dear brothers and sisters. Today we are here to celebrating an occasion of Swatantra Veer Savarkar 138th birth anniversary, and he was a great freedom fighter. Uh, he has wrote many books. Some of his books I recollect the Indian War of Independence, which tells about the freedom movement for Indian independence. His books motivates youth, and because of his courage and behavior, he had earned the nickname Veer, and came to known as Veer Savarkar. And today it is honored to be here to participate in this program, uh, to receive a Shaurya Punaskar from through Savarkar organization. Colonel Santosh Babu is a hard-working and workaholic person. He loves his duty very much, but at the same time, he cares about his family and spend time with us when he is out of his work. He is very much optimistic and plans everything well in advance. Wherever he is, he used to always cares for our well-being. He is interested in meetings with his friends and cherishing his memories with them. His ambitions about career planning and progress. He always tried to help colleagues, juniors, or anyone in their career development. Whenever he gets leisure time, he used to spend time with sports kind of activities, cycling, badminton, squash, etc. He likes keyboard playing too. He likes exploring new things. Those may be places, food, entertainment, tours. He likes nature and he likes photography. And he was a very patriotic person. That's why he gave his life for nation. Thank you. विनायक सावरकर की किशोरावस्था से चला समाज प्रबोधन का कार्य रत्नागिरी के 13 वर्षों की स्थानबद्धता में नए आयामों को प्राप्त हुआ। वहां स्वातंत्रवीर सावरकर ने हिंदू समाज में व्याप्त सप्त श्रृंखलाओं को तोड़ने का प्रयास किया। पूर्वास्पृश्यों को मंदिर प्रवेश दिलवाया, उनसे वेद पठन का कार्य करवाया, उन्हें समाज की मुख्य धारा में स्थान दिलाने के लिए स्नेह भोज, हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम करवाए। आर्थिक विकास के लिए भोजनालय, बैंड बाजा पथक और गादी के कारखानों का व्यवसाय शुरू करवाया। स्वातंत्रवीर ने अपने जीवन के प्रति क्षण को राष्ट्र कार्य और समाज कार्य के लिए समर्पित कर दिया था। जीवन में आने वाले प्रत्येक झंझावात उन्हें अधिक सबल बनाकर खड़ा कर देते थे। स्वातंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक को यह राष्ट्र सेवा और समाज सेवा धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है। उनके पद का अनुसरण करते हुए स्वातंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक ने वर्ष 1990 में समाज सेवा पुरस्कार का प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत समाज के लिए उल्लेखनीय सेवा कार्य करने वाली विभूतियों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाता है। पहला पुरस्कार 1990 में श्री गोविंद दत्तात्रेय हर्षे को प्रदान किया गया। इसके पश्चात यह क्रम आगे बढ़ता रहा। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निकम और सुनील देवधर समेत 15 विभूतियों को सम्मानित किया जा चुका है। स्वातंत्रवीर सावरकर समाज सेवा पुरस्कार 2021 के विजेता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति पुणे। ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोहम। प्रार्थना में निहित इसी ध्येय और संकल्पना के साथ पुणेकरों की सेवा के कार्य का आरंभ हुआ।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति पुणे अन्न धान्य औषधि कोविड सेंटर का संचालन रक्त संकलन जैसे कार्यों से पुणे की पीड़ा को हरने का कार्य कर रही है। लॉकडाउन की स्थिति में प्रतिदिन कमाकर घर चलाने वालों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उनकी समस्या को सुलझाने के लिए 42,032 अन्न किट का वितरण किया। कोविड संक्रमण ने पूरे के पूरे परिवार को प्रभावित किया था। इस स्थिति में जिनके पास भोजन देने वाला कोई नहीं था और आश्रितों को 7,60,367 निःशुल्क भोजन पैकेट पहुंचाया। कोरोना संक्रमण के कारण रक्त संकलन का कार्य भी धीमा पड़ गया था। रक्त पेढ़ियों में रक्त समाप्त हो रहा था। इस स्थिति में रक्ताल्पता से ग्रसित पीड़ितों की जान बचाने के लिए जन कल्याण समिति के स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया और समाज से आह्वान कर 3,037 थैली रक्त संकलित कर शहर के अस्पतालों की सहायता की। एक ओर कोरोना संक्रमण तीव्रता से बढ़ रहा था तो दूसरी ओर संक्रमण बढ़ने से रोकने का प्रयत्न भी चल रहा था। समिति के स्वयंसेवक पीपीई किट धारण कर क्षेत्रों में निकल पड़े सैनिटाइज करने के लिए। इसके साथ प्रतिबंधक औषधियों के रूप में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया। कोविड सेंटर की सेवा शुरू की। कोरोना की पहली लहर मध्यम पड़ गई थी। शहर सामान्य गति से चलने लगा था कि एक छोटे काल के विराम के पश्चात कोरोना की दूसरी लहर आ गई, जिससे पुनः पुणे भयंकर वेदना से ग्रसित हो गया। राज्य की शैक्षणिक राजधानी में कोरोना का रुदन व्याप्त हो गया। इस लहर में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति के स्वयंसेवकों ने कमान संभाली। कोरोना वॉर रूम गठित किया, जहां से जन समुदाय को वेंटिलेटर उपलब्धता, एम्बुलेंस, टीकाकरण केंद्र और कोविड परीक्षण की जानकारी भ्रमण ध्वनि के माध्यम से दी जाने लगी। इस कार्य में उसके साथ पुणे महानगर पालिका की अग्रणी भूमिका है। कोरोना की यह लहर अधिक दुखदायी है। यह ठीक नहीं हुआ कि म्यूकरमाइकोसिस का खतरा व्याप्त हो गया है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए रक्त संकलन पुनः मंद पड़ गया था, जिसके लिए 20 रक्त पेढ़ियों से संपर्क करके उन्हें 10,000 रक्त की थैलियां उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे रक्ताल्पता से किसी के प्राण न जाएं। करवे नगर में बाया करवे महिला वसतिगृह में 13 अप्रैल से ही कोविड सेंटर प्रारंभ कर दिया गया है। यह सेंटर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति पुणे, पुणे महानगर पालिका, महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था और सह्याद्री अस्पताल के संयुक्त प्रयास से संचालित हो रहा है। इसमें विलगीकरण के साथ सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। जन कल्याण समिति पुणे के कार्यवाह सम्माननीय अश्विनी कुमार उपाध्याय जी को मैं विनती करती हूँ कि वे स्वतंत्रवीर सावरकर समाज सेवा पुरस्कार 2021 का स्वीकार करें। इस पुरस्कार के साथ स्मृति चिन्ह, वीर सावरकर जी की प्रतिमा और 51,000 रुपए की राशि है। जन कल्याण समिति पुणे के कार्यवाह सम्माननीय अश्विनी कुमार उपाध्याय जी को मैं विनती करती हूँ कि वह अपने विचार प्रकट करें। राष्ट्र संघ जन कल्याण समिति द्वारा कोविड-19 के संकट में आपदग्रस्त जनों को सहायता हेतु किए कार्य का वजह संज्ञान लेते हुए स्वतंत्र वीर सावरकर समाज सेवा पुरस्कार हमारे लिए हर्ष का विषय है। मैं स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक समिति को धन्यवाद देता हूँ, जिस राष्ट्रभक्त ने अपना पूरा जीवन समाज राष्ट्र के प्रति न्यौछावर करके एक अनुपम जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे वीर सावरकर जी की स्मृति में दिया हुआ यह पुरस्कार हमारे लिए प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। धन्यवाद। 1972 में आया हुआ अकाल में प्रारंभ हुआ यह कार्य आगे चलकर राष्ट्र संघ जन कल्याण समिति के नाम से समाज सेवा में चालू हुआ है। समाज में स्वाभाविक रूप से जो सेवा भाव है उसे जताकर सक्रिय करना यह समिति में अपना लक्ष्य बनाया है। एक नजर डाले तो आंध्र का चक्रावर मोरवी का जलप्रलय,
कच्छ का भूचाल, केरल का महाप्रलय, उत्तराखंड में आया हुआ प्रलय, ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर आई आपत्ति में जन कल्याण समिति ने अहम भूमिका बजाई है। महाराष्ट्र में आए हुए सभी निसर्ग निर्मित संकटों में सहायता में जन कल्याण समिति अग्रसर रहती है। समाज के बल पर समाज की सहायता यह जन कल्याण समिति का कार्यबल है। वर्तमान संकट कोविड-19 में जन कल्याण समिति ने बाह्या कर्वे महिला छात्रावास कर्वे नगर पूना में कोविड सेंटर का संचालन 13 अप्रैल 2021 से चालू किया है। समाजमान जागरूक है ऐसे कई दानदाता तथा प्राज इंडस्ट्रीज, केपीआईटी, परसिस्टेंट सिस्टम्स, पीपीसीआर, क्विक हील फाउंडेशन आदि स्थापनाओं ने जन कल्याण समिति को साथ दिया है। यह कार्य में महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था की सहायता बिना संभव ही नहीं था। वर्तमान में महाराष्ट्र प्रांत में इसी प्रकार की सेवाएं 7 स्थानों पर चल रही है। चिंचवड, निगडी, नाशिक, सांगली, निपाणी, म्हसवड और कोल्हापुर। पूना का बाया कर्वे में चल रहा केंद्र के संकलित वृत्त इस प्रकार है। पुरुष 30 एडमिटेड है, क्षमता है 153 और खाली है 122। महिला 31 एडमिटेड है, क्षमता है 135 और खाली है 105। आज तक पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट दिया है ऐसे 882 पेशेंट्स है और आज तक 821 पेशेंट को डिस्चार्ज मिला है। भविष्य काल में पोस्ट कोविड ओपीडी की व्यवस्था निर्माण करने का काम चालू हुआ है और ऐसे 6 आरोग्य ओपीडी चालू हुए हैं। पुनः एक बार इसी पुरस्कार के कारण इसके लिए हमें सम्मान मिला है, उसके लिए हम स्वतंत्रवीर सावरकर समिति को धन्यवाद देता हूँ। वीर सावरकर जी की मराठी में एक अप्रतिम रचना है, ने मजसीने परत मातृभूमीला। उस गीत का हिंदी अनुवाद किया है समीर सामंत जी ने और उस गीत को गाया है शंकर महादेवन जी ने। इसी गीत की वीडियो आज सावरकर जयंती के अवसर पर हम प्रकाशित कर रहे हैं। ले चल मुझको मातृभूमि की राहें, हे सागर जी तड़पाए तरसाए वो राहें। ले चल मुझको मातृभूमि की राहें, हे सागर जी तड़पाए तरसाए वो राहें। ले चल मुझको। चरण कमल को धोता हर बार तुझे देखा था, जब तूने कहा दूर देश जाते हैं, विश्व का ज्ञान पाते हैं। माँ के मन में बिरह की शंका छाई, तब तूने आस बंधाई। ज्ञानी हूँ मैं स्वयं साथ जाऊंगा और शीघ्र ही लौट आऊंगा। विश्वास किया इन वचनों पर
जग अनुभव के उन सपनों पर सर रख कर माँ के चरणों पर लौटूंगा लौटूंगा माँ कह कर छोड़ के आए हे सागर जी तड़पाए तरसाए वो राहें ले चल मुझको पंछी हो कैद या हिरन जाल में फंसा हो ऐसी स्थिति तब क्या हो जाने कैसे बिरह सहूंगा आगे दुनिया अंधियारी लागे मैं चुन चुन कर फूल ज्ञान के लाऊं माँ के चरणों पे सजाऊं जो भारत के उद्धार कामनाएं वो विद्या बोझ बढ़ाए वो आम्र वृक्ष की शीतलता कलियों से सजी वो पुष्पलता याद आए गुलाब की मोहकता क्या मुझसे वो क्या मुझसे वो गुलशन हुए पराए हे सागर जी तड़पाए तरसाए वो राहें ले चल मुझको जगमगता है ये आसमान पर प्यारा वो हिंदू भूमि का तारा है लाख यहाँ ऊंचे महल पर आए माँ की कुटिया ही लुभाए उसके आगे तख्त ताज ये क्या है बनवास में जिसकी माँ है कुछ भी ना अब जी बहलाए एक पल भी जीवन ना भाए जो खुद ही तुझ में समा जाए उस नदिया की उस नदिया की सौगंध तुझे है आए हे सागर जी तड़पाए तरसाए वो राहें ले चल मुझको हंस के और मुझे ना चलना ना अपनी जुबान से मुकरना करती है तुझ पर आज राज वो जैसे उसी आंग्ल भूमि के भय से
भारत माँ को अबला कह हंसता है, मुझ पर ताने कसता है। लो आज तुझे मैं समझाता, अबला नहीं है मेरी माता, वो अगस्ती यहीं पर जन्मा था, जो पी जाए, जो एक आचमन में तुझको पी जाए, हे सागर जी तड़पाए तरसाए, वो राहें ले चल मुझको मातृभूमि की राहें, हे सागर जी तड़पाए तरसाए, वो राहें ले चल मुझको। आज के स्वतंत्रवीर सावरकर जयंती समारोह के विशेष अतिथि है विख्यात खगोल शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर जी। विख्यात खगोल शास्त्री सम्माननीय जयंत नारळीकर जी, आपकी विद्वत्ता और शोध के विषय में पढ़ना और बताना भी किसी अभिमान से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति विशाल विस्फोट से हुई थी। इस पर एक और सिद्धांत है, स्थायी अवस्था सिद्धांत, जिसके शोधकर्ता है फ्रेड हॉयल। हम उनका उल्लेख यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जयंत नारळीकर जी ने इस सिद्धांत की खोज में फ्रेड हॉयल के साथ कार्य किया। इसके अलावा आपने आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत और मार्क्स सिद्धांत को मिलाकर हॉयल नारळीकर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्वदेश वापसी के बाद आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ संलग्न हुए। 1988 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा खगोल शास्त्र एवं खगोल भौतिकी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, जिसे आयुका के नाम से अधिक जाना जाता है, उसकी स्थापना का नेतृत्व आपको सौंपा गया। सन 1992 में आपके मार्गदर्शन में इसकी स्थापना हुई। 1998 से 2009 के कालखंड में आपने इसरो और TIFR के साथ बलून एक्सपेरिमेंट किया। उसमें आपको हवा में 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर जीवाणु मिले। विज्ञान की लोकाभिमुख उपयोगिता से लोगों को अधिक परिचित कराने के लिए आपने हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का लेखन किया है। विज्ञान को सरल भाषा में समझाना यह आपकी विशेषता रही है। आपका जीवन परिचय 4 नगरातले माझे विश्व, इसके लिए आपको सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको देश के सर्वश्रेष्ठ पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आप स्मिथ पुरस्कार, एडम्स पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। 2009 में सावरकर स्मारक के स्वातंत्र्यवीर सावरकर विज्ञान पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। आपके शोध और लेखन कार्यों के कारण आप राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक हैं। सम्माननीय जयंत नारळीकर जी, आपका इस समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब आपको विनती करती हूँ कि आप हमें सावरकर जी की विज्ञान निष्ठा इस विषय पर संबोधित करें। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के तत्वावधान में
आयोजित समारोह में मेरी शुभकामनाएं भेज रहा हूं। इस अवसर पर स्वर्गीय कर्नल बी संतोष बाबू को पुरस्कृत किया जा रहा है, यह सर्वथा उचित है। मैं पुरस्कार समिति का अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित रहने की इच्छा होते हुए भी स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से मैं असमर्थ हूं। मेरे कुछ विचार व्यक्त करने की अनुमति चाहता हूं। ये विचार सावरकर जी की विज्ञान निष्ठा के बारे में हैं। आजकल देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान योग आदि की चर्चा होती रहती है। उन्नत देशों में विज्ञान की सहायता से अधिकाधिक उन्नति हासिल करने का माहौल है, लेकिन भारत में चर्चा बहुत पर क्रिया कम होती रहती है। इन्हें गिने विचारकों को छोड़कर और कोई विज्ञान की महत्ता को समाज की भलाई में आवश्यक नहीं समझता। यह विज्ञान के प्रति उदासीनता देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस माहौल में आज सावरकर जी की याद आती है। आज से दशकों वर्ष पहले उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझा और उसे औरों को समझाया, पर इसकी जानकारी आज भी बहुत कम लोगों में मिलेगी। अधिकांश लोग सावरकर जी को स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्वनिष्ठ के रूप में देखते हैं। आज उनकी विज्ञान निष्ठा को आम जनता के सामने लाने की बहुत जरूरत है। अपने एक लेख यंत्र में उन्होंने यंत्र युग की महिमा का वर्णन किया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई विज्ञान के नए नए अनुसंधानों का तकनीक में रूपांतर करने से। अंग्रेज भारत पर कब्जा कर सके, इसका एक कारण उनके पास अधिक कार्यक्षम जालिम शस्त्रास्त्र थे। सावरकर जी ने अपने लेखों और भाषणों में विज्ञान की महत्ता पर जोर दिया था। इतिहास के उदाहरणों द्वारा उन्होंने विज्ञान और तंत्रज्ञान विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सावरकर जी धर्माभिमानी थे, पर धर्मांध नहीं थे। धर्म के नाम पर प्रचलित अनेक रूढ़ियों को विज्ञान के चश्मे से देखकर उन्होंने त्याज्य बतलाया। दुर्भाग्य से आज भी ऐसी रूढ़ियां हैं जो समाज को उन्नति के मार्ग पर बढ़ने से रोकती हैं। हमें आवश्यकता है सावरकर जी के विचारों को जानने की और उन्हें आचरण में परिवर्तित करने की। मशहूर नोबेल पुरस्कृत वैज्ञानिक अब्दुल सलाम ने एक ऐतिहासिक उदाहरण दिया है। 17वीं सदी में ब्रिटेन में सेंट पॉल का कैथीड्रल बना। लगभग उसी समय भारत में ताजमहल का निर्माण हुआ।
ये दोनों इमारतें वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण थे। ऐसा कह सकते हैं कि वास्तुकला में दोनों देश, भारत और ब्रिटेन, समान स्तर पर थे। पर आगे चलकर यूरोप में न्यूटन के साथ विज्ञान आया, जिससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की नींव पड़ी। पर भारत में विज्ञान की महत्ता समझने वाला कोई नहीं था। महाराजा सुल्तान विविध कलाओं का आदर करते थे, पर वे विज्ञान के प्रति उदासीन रहे। यदि सावरकर जैसा विज्ञान दृष्टा होता तो शायद स्थिति बदल जाती। विज्ञाननिष्ठ सावरकर जी को मेरा प्रणाम। स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के लगातार 10 वर्षों से अध्यक्ष रहे डॉक्टर अरुण जोशी जी के नेतृत्व में सावरकर स्मारक का कार्य दिन ब दिन बढ़ रहा है। मैं डॉक्टर अरुण जोशी जी को विनती करती हूँ कि वे अपने विचार प्रकट करें। नमस्कार। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी की 138वीं जयंती पर शौर्य समाज सेवा पुरस्कार समारोह में उपस्थित हमारे प्रमुख अतिथि ख्यातनाम वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नारळीकर जी, वीरपत्नी श्रीमती संतोष बाबू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति के अश्विनी कुमार उपाध्याय, हमारे विशेष अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार बख्शी जी, ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी तथा सभी उपस्थित लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज देश में कोविड के कारण गंभीर परिस्थिति है, परंतु ऐसे परिस्थिति में भी जिन्होंने अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाया, ऐसे वीर तथा समाज सेवकों को सम्मानित करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। भले ही हम आज जयंती समारोह ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, गलवान घाटी में चीन सैनिकों के साथ जून 2020 में हुए संघर्ष में हुतात्मा हुए कर्नल बी संतोष बाबू ने जिस वीरता का प्रदर्शन किया, उसके लिए उन्हें इस वर्ष का शौर्य पुरस्कार दिया गया। कर्नल बी संतोष बाबू ने जिस अदम्य साहस, अद्भुत शौर्य और राष्ट्र निष्ठा का प्रदर्शन उन क्षणों में किया, वह सदियों तक वीर गाथा के रूप में भारत भूमि को गुंजित करता रहेगा। स्वतंत्रवीर सावरकर शौर्य पुरस्कार से कर्नल बी संतोष बाबू को सम्मानित करना स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के लिए भी अत्याधुनिक गौरव का क्षण है। इस वर्ष का समाज सेवा पुरस्कार पुणे के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति को दिया गया। प्राकृतिक आपदाओं के समय जब सरकार अपने राहत कार्यों में अपर्याप्त होती है, जन कल्याण समिति महाराष्ट्र में सबल समाज की मदद से प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत रहती है। इस संस्था ने कोविड जैसी वैश्विक महामारी में कोविड केंद्र की स्थापना करके समाज के लिए आरोग्य सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए हमें ऐसे संस्था को समाज सेवा पुरस्कार देने में धन्यता और गर्व है। आज देश को मात्र कोविड ही नहीं, जिहादी कट्टरता, नस्ली हमले, जाति द्वेष भड़काने वाले आंदोलन, ऐसे कई मुद्दों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। चीन के प्रश्न पर आपने ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी के विचार सुने। सेना तो अपना काम करती ही है और करती रहेगी, मगर हमें एक सजग नागरिक के रूप में उनके पीछे खड़ा रहना आवश्यक है। और उनके लिए भारत माता के नारे पर्याप्त नहीं है। हमें सचेत होकर योग्य विचारों को प्रचलित करना और जन कल्याण समिति पुणे का अनुकरण करते हुए हमारा कर्तव्य निभाना। सावरकर जी की सोचते थे कि जब तक भारतवासियों की एकता मजबूत है, तब तक कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। राष्ट्र हित के लिए अब उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। सावरकर जी का हिंदुत्व किसी धर्म या मजहब पर नहीं, किंतु राष्ट्रीयत्व पर आधारित था। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी ने हमेशा सैन्य शक्ति और वैज्ञानिक को
बढ़ावा दिया है। उनके विचार समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाकर देश में प्रगति हो, इसलिए हर स्तर पर स्मारक का कार्य जारी है। मुझे विश्वास है कि अल्प समय में भी हम इस कोरोना महामारी में विजय पाएंगे। चीन तथा पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करेंगे और पुनः हमारे देश को सामर्थ्यशाली और संपन्न बनाएंगे। कर्नल संतोष बाबू अपना कर्तव्य कर गए, मगर उनका आदर्श हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर हमेशा जीवित रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वातंत्रवीर सावरकर जयंती समारोह के अंत में अब प्रस्तुत है संपूर्ण वंदे मातरम। वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनादकराले कोटिकोटिभुजैर्धृतकरकरवाले के बोले मां तुमि अबले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मां शक्ति हृदये तुमि मां भक्ति तोमारे प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्।
है।